गुड मॉर्निंग साथियों, सुप्रभात। आप कैसे हैं? मैं आपका अपना दोस्त असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज शर्मा। आज अपन बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर आरएस और राजस्थान के कई कंपटीशनों में आने वाली राजस्थान इतिहास के एक महत्वपूर्ण बिंदु, राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक अभिलेखीय स्रोत बहुत इम्पोर्टेंट है और यह बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। तो आज अपने बात करेंगे नगरी का लेख। नगरी मतलब हमको पता है कि माध्यमिका या मध्यमिका का चित्तौड़ का प्राचीन नाम था। इस शताब्दी कालक्रम की बात करें तो 200 से 150 ईसा पूर्व, 200 से 150 ईसा पूर्व इसे डॉक्टर ओझा जी ने खोजा। यह लेख वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में है। अपने आगे बढ़ते हैं। गोसुंडी शिलालेख जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। गोसुंडी शिलालेख की बात करें तो ये द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व को है। यह लेख गोसुंडी गांव के चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है। यह लेख है वह गोसुंडी गांव चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है। इस लेख में प्रयुक्त की गई भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। इस लेख में प्रयुक्त की गई भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। इस लेख का महत्व द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इस लेख का महत्व द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का प्रसार, संकर्ण तथा वासुदेव की मान्यता व अश्वमेघ यज्ञ, बहुत इंपॉर्टेंट है। भागवत धर्म का प्रसार, संकर्षण तथा वासुदेव की मान्यता, संकर्षण तथा वासुदेव की मान्यता तथा भागवत धर्म का प्रसार और अश्वमेघ यज्ञ का प्रचलन आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी गोसुंडी अभिलेख से मिलती है। अब बिचपुरिया यूप स्तंभ लेख, यह लेख उनियारा ठिकाने, जो कि वर्तमान में उनियारा ठिकाना प्राचीन काल में जयपुर का एक ठिकाना था और वर्तमान में यह टोंक जिले में। बिचपुरिया यूप स्तंभ लेख कहाँ है? यदि प्रश्न बन जाए कि बिचपुरिया यूप स्तंभ लेख कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है? उनियारा, वर्तमान में टोंक जिले में। अब बात कर लेते हैं नादसा यूप स्तंभ लेख। अब बात करते हैं साथियों नादसा यूप स्तंभ लेख ये 225 ईसा पूर्व का है। नानसा भीलवाड़ा में स्थित है। नांदसा, यदि क्वेश्चन बन जाए, वेरी इंपॉर्टेंट है, यदि क्वेश्चन बन जाए कि नांदसा कहाँ पर स्थित है तो यह भीलवाड़ा में स्थित है। यहाँ एक तालाब से एक तालाब में गोल स्तंभ है जो केवल और केवल जब वर्षा का पानी सूख जाता है तभी दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं बड़वा की। बड़वा स्तंभ लेख, यह 227 ईस्वी का है। यह 227 ईस्वी का है, ठीक है। बड़वा, इसमें त्रिरात्र यज्ञों, बड़वा बहुत इंपॉर्टेंट है। किस स्तंभ लेख में त्रिरात्र यज्ञों का उल्लेख है, तो किसमें? बड़वा स्तंभ लेख में। जिनको बलवर्धन, सोमदेव तथा बलसिंह, जिन्हें बलवर्धन, सोमदेव व बलसिंह नामक 3 भाइयों ने संपन्न कराया। अब बात कर लेते हैं बरनाला यूप स्तंभ लेख, जिसका कालक्रम है 238 से 239 ईस्वी। इसके अनुसार कृत संवत, मतलब इस लेख से, बरनाला से हमें पता लगता है कि कृत संवत का प्रचलन उस समय था, जिसमें सोहन गोत्र में उत्पन्न वर्धन नामक व्यक्ति ने 7 यूप स्तंभों की प्रतिष्ठा का पुण्यार्जन किया। मतलब पूछ ले कि देखो, 2 ही क्वेश्चन तो मुख्य रूप से बनते हैं कि किस स्तंभ लेख से यह ज्ञात होता है कि राजस्थान में कृत संवत का प्रचलन था, तो बरनाला यूप स्तंभ लेख। और दूसरा बनता है जो कि इसमें यूपों, कितने यूपों का प्रतिस्थापन किया गया, तो 7 यूपों, ठीक है। अब बात करेंगे, हाँ, एक क्वेश्चन और है कि बरनाला लेख जयपुर में, जो बरनाला लेख है जयपुर में 278 ईस्वी का, इस लेख में भगवान विष्णु की वंदना की गई है। यदि क्वेश्चन बन जाए कि बरनाला लेख जयपुर की क्या विशेषता है, इसमें भगवान विष्णु की वंदना की गई है। अब बात करते हैं बडली का, बहुत महत्वपूर्ण है। बडली अजमेर में स्थित है और यहाँ से राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख प्राप्त हुआ है। बडली से 443 ईस्वी का है यह शिलालेख अजमेर जिले के बडली गांव में से प्राप्त हुआ है। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है।
यदि क्वेश्चन बन जाएगी राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है, तो बडली का शिलालेख 443 ईस्वी। और इस लेख की जो लिपि है वह कौन सी है, देखो कथन बन सकता है जो कि सबसे प्राचीन है, और इसकी लिपि कौन सी है, ब्राह्मी। अब आगे की बात कर लेते हैं। बसंतगढ़ का लेख काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बसंतगढ़ का लेख की बात कर लेते हैं। अपने बसंतगढ़ के लेख की बात कर लेते हैं। बसंतगढ़ का लेख सिरोही जिले के बसंतगढ़ में विक्रमी संवत 682 का लेख मिला है, जो राजा वर्मलात के समय का। यदि पूछ ले कि बसंतगढ़ का लेख किस किस राजा के समय का है, तो वर्मलात नामक राजा के समय का है। और इसमें सामंत प्रथा उस समय समाज में प्रचलित थी, इसकी जानकारी मिलती है। देखो बसंतगढ़ से एक तो सामंत प्रथा की जानकारी मिलती है, साथ में यह किस राजा के समय यह स्तंभ उत्कीर्ण किया गया था या स्थापित किया गया, तो इसका उत्तर क्या होगा, वर्मलात। अब बात कर लेते हैं सामोली की। सामोली बहुत इंपॉर्टेंट है, सामोली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने की आवश्यकता है। सामोली शिलालेख, सामोली गांव जो कि मेवाड़ के दक्षिण में भोमड़ तहसील, सामोली गांव जो मेवाड़ के दक्षिण में भोमड़ तहसील में स्थित है, यह लेख गुहिल राजा शिलादित्य के समय का। यदि पूछ ले सामोली मेवाड़ में और किस राजा के समय, शिलादित्य के समय का है। मेवाड़ में गुहिल वंश का समय निश्चित करने तथा उस समय की आर्थिक तथा सांस्कृतिक और साहित्यिक स्थिति को जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेख। अब बात कर लेते हैं शंकरगट्टा की। शंकरगट्टा जो अभिलेख है यह चित्तौड़ में गंभीर नदी के तट पर स्थित है। शंकरगट्टा, यदि पूछ ले शंकरगट्टा का लेख कहाँ से मिला, चित्तौड़ में गंभीर नदी के तट पर यह लेख स्थित है। इस लेख के प्रारंभ में शिव वंदना की गई है। ऑप्शन में दे दे कि किस लेख से यह ज्ञात होता है कि मेवाड़ में श्री वंदना प्रचलित थी, तो यदि ऑप्शन में शंकरगट्टा हो तो शंकरगट्टा होगा। यह 17 पंक्तियों का लेख है। इस लेख में चित्तौड़ में गगनचुंबी, देखो शंकरगट्टा अभिलेख की बात यह है कि इसमें चित्तौड़ में वापी और जो गगनचुंबी इमारतें थी, बड़ी बड़ी इमारतें थी, इसकी जानकारी मिलती है। यदि क्वेश्चन बन जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि क्वेश्चन बन जाए कि किस लेख से चित्तौड़ के अंदर बड़े भवनों की, गगनचुंबी इमारतों की जानकारी मिलती, तो उत्तर क्या होगा साथियों, शंकरगट्टा का लेख। हम बात कर लेते हैं मानमोरी का लेख। इंपॉर्टेंट है मानमोरी का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्राय क्वेश्चन इससे आते हैं। मानमोरी का लेख 713 ईस्वी का है। चित्तौड़ के पास मानसरोवर झील के तट से एक स्तंभ पर लिखा हुआ कर्नल जेम्स टोड को मिला। यह चित्तौड़ के मानसरोवर झील के तट से कर्नल जेम्स टोड को मिला। इस लेख को जेम्स टोड इंग्लैंड ले जाने की कोशिश कर रहे थे, किंतु भारी होने के कारण इसे समुद्र में फेंकना पड़ा। किंतु मुख्य बात यह है कि उन्होंने फेंकने से पूर्व ही इसकी प्रतिलिपि को अपने एक पुस्तक में चित्रित कर लिया था। मानमोरी लेख के बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक, देखो इंपॉर्टेंट बात यह है कि मानमोरी लेख का उल्लेख सर्वप्रथम किस पुस्तक में किया गया, उल्लेख सर्वप्रथम। यदि क्वेश्चन बन जाए कि मानमोरी, देखो मैं आजकल बार बार बोलता हूँ कि पेपर है वह विविधताओं से परिपूर्ण आ रहे हैं। यदि क्वेश्चन बन जाए कि किस पुस्तक में सर्वप्रथम मानमोरी लेख का उल्लेख हुआ है, तो कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज नामक पुस्तक में मानमोरी लेख का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। तो अपनी बात यहाँ पे यही करते हैं कि देखो जो मानमोरी का लेख है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मानमोरी लेख के बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज में लिखा है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब अंत में इसमें चार राजाओं महेश्वर, भीम, भोज और मान का उल्लेख है। इसके अंत में 4 राजाओं महेश्वर, भीम, भोज और मान का उल्लेख है। इसमें 4 राजाओं का उल्लेख, यदि नाम दे दे कि महेश्वर, भीम, भोज
राजा का उल्लेख किस लेख में है? तो मानमोरी लेख में है। इस प्रशस्ति को नागभट्ट के पुत्र पुष्य ने उत्कीर्ण कराया था। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, यदि क्वेश्चन बन जाए कि अमृत मंथन की कथा, अमृत मंथन की कथा, अमृत मंथन की कथा का उल्लेख किसमें मिलता है? अमृत मंथन की कथा का उल्लेख कहाँ मिलता है? मानमोरी लेख में अमृत मंथन का उल्लेख मिलता है। मानमोरी इसमें अब बात करें साणेश्वर, अब अपने बात करें साणेश्वर अभिलेख की। अब बात करें साणेश्वर प्रशस्ति की। यह कब की? 953 ईस्वी की। इस प्रशस्ति, यह प्रशस्ति आहड़ गांव में स्थित वराह मंदिर से में लगी हुई है। इस प्रशस्ति की भाषा संस्कृत व लिपि नागरी है। यदि क्वेश्चन बन जाए कि साणेश्वर अभिलेख की लिपि और भाषा कौन सी है? तो भाषा संस्कृत लिपि नागरी है। इस प्रशस्ति के लिपिकार कायस्थ, पाल और वेलक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि साणेश्वर प्रशस्ति के लिपिकार और लेखक कौन है? तो कायस्थ, पाल और वेलक। इस प्रशस्ति में हमें गुहिल वंशीय राजा, इस प्रशस्ति में साणेश्वर जो प्रशस्ति, इसमें हमें गुहिल वंशीय राजा अल्लट और उसकी माता महालक्ष्मी, यदि पूछ ले कि किस शिलालेख में हमें गुहिल वंशीय राजा अल्लट और उसकी माता महालक्ष्मी और उनके पुत्र नरवान के बारे में जानकारी मिलती है। देखो, अल्लट, उनकी माता महालक्ष्मी और नरवान के बारे में जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? वह मिलती है सारणेश्वर शिलालेख। ओसिया का लेख, यदि बात करें ओसिया की लेख की, ओसिया का लेख, यदि ओसिया की लेख की बात करें हम, ओसिया का लेख वस्त्रराज को रिपुओं का दमन करने वाला का है। यदि क्वेश्चन बन जाए कि किस लेख में वस्त्रराज शासक, प्रतिहार शासक वस्त्रराज को रिपुओं का दमन करने वाला कहा गया, तो ओसिया लेख में कहा गया। इस लेख से ज्ञात होता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों में समाज विभक्त था। यदि क्वेश्चन बन जाए कि राजस्थान के किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि समाज 4 वर्णों में विभाजित था, तो वह कौन सा लेख है? ओसिया का लेख। नाथ प्रशस्ति, यदि नाथ प्रशस्ति की बात की जाए, नाथ प्रशस्ति, जो नाथ प्रशस्ति है वह 971 ईस्वी की है, वह 971 ईस्वी की है और उदयपुर जिले के कैलाशपुरी के लखनवीस मंदिर से प्राप्त हुई है। मेवाड़ के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास को जानने के लिए प्रशस्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण। देखो, आगे बात कर लेते हैं अपने, अब बात कर लेते हैं अपने हर्षनाथ के मंदिर की प्रशस्ति। हर्षनाथ जी का जो मंदिर की प्रशस्ति है बहुत इंपॉर्टेंट है, 973 ईस्वी की है। सीकर जिले के रेवासा के हर्षनाथ मंदिर में लगी हुई है। सीकर जिले के रेवासा के हर्षनाथ मंदिर में लगी हुई है ये प्रशस्ति। सांबर के चौहान राजा विगराज के समय की है। यदि क्वेश्चन बन जाए कि हर्षनाथ प्रशस्ति किस चौहान शासक के समय की है? सांबर के शासक विगराज के समय की है। मंदिर का निर्माण विगराज के सामंत अल्लट ने करवाया। यदि पूछ ले हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? विगराज के सामंत अल्लट ने इस प्रशस्ति का निर्माण करवाया। हर्षनाथ प्रशस्ति से वांगड़ क्षेत्र के लिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट, ये कई एग्जाम्स में आ चुका है आरपीएससी के, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखो, हर्षनाथ प्रशस्ति में वांगड़ के लिए वारगट
वारगढ़ शब्द का प्रयोग किया। ये आ चुका है कि किस प्रशस्ति में वांगड़ के लिए वारगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया है? तो उत्तर क्या होगा? उसका उत्तर होगा हर्षनाथ प्रशस्ति 971 ईस्वी की, जो कि सीकर के रेवासा गांव में स्थित है। किनसरिया का शिलालेख भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कब का है? 999 ईस्वी का। किनसरिया कहाँ पड़ता? परबतसर तहसील नागौर में स्थित है। किनसरिया ग्राम से एक पहाड़ के ऊपर कैवाय माता के मंदिर में लगाया गया है। किनसरिया का जो शिलालेख है वह परबतसर के किनसरिया गांव के कैवाय माता के मंदिर में लगाया गया है। यदि क्वेश्चन बन जाए कि कैवाय माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो परबतसर के किनसरिया गांव में। दादीत वंश के चच द्वारा कैवाय माता के मंदिर को बनवाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि कैवाय माता के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो दजित वंशीय तच ने कैवाय माता के मंदिर का निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट है काफी। साथियों, इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक पसंद आ रहा होगा। अपने बात करेंगे देखो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा कभी कभी टेक्निकल एरर आ जाता है, इसी कारण दिक्कत आती है। अपने बात करेंगे देखो आदिवरा मंदिर का शिलालेख 944 ईस्वी पूर्व 944 ईस्वी पूर्व आहड़ में स्थित आदिवरा मंदिर से 944 ईस्वी का शिलालेख प्राप्त हुआ है। संस्कृत भाषा में लिखा गया। कौन सी भाषा में लिखा गया? आदिवरा मंदिर का शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया तथा मेवाड़ के शासक भर्तृहरि द्वितीय के समय का है। यदि पूछ ले आदिवरा का मंदिर का शिलालेख मेवाड़ के किस शासक के समय का है, तो भर्तृहरि द्वितीय के समय का है और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस शिलालेख में गंगोद्भव का उल्लेख मिलता है। इस शिलालेख में पंचरात्र विधि जो पांच देवताओं को जो माना गया हिंदू धर्म में, विशेषकर भागवत धर्म में, उस पंचरात्र विधि का उल्लेख है, जिसमें वासुदेव, शंकरषण आदि देवता सम्मिलित होते हैं। प्रतापगढ़ का शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रतापगढ़ का शिलालेख 946 ईस्वी का है। प्रतापगढ़ का जो शिलालेख है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाषा संस्कृत में है, संस्कृत भाषा के साथ कुछ प्रचलित देसी शब्दों का भी प्रयोग किया गया जैसे चौसर फूलों की माला, पालिका, पुला जो पानी खींचने की होती है, पली यह तेल की माप की इकाई है, धाना मतलब धानी तेल निकालने वाली। इस लेख में हमें कन्नौज के प्रतिहार वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। यदि पूछ ले इंपॉर्टेंट है कि किस लेख से हमें कन्नौज के प्रतिहार वंश के शासकों की जानकारी मिलती है, तो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा प्रतापगढ़ का लेख। ठीक है, और प्रतिहार शासक नागभट्ट, देखो हमें पता है कि प्रतिहार शासक जो नागभट्ट थे, नागभट्ट, कुक्कुक, रामभद्र, भोज व महेंद्रपाल के विषय में हमें प्रतापगढ़ शिलालेख से जानकारी मिलती है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आने वाले 1-2 वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस पोर्शन से आते हैं। आवश्यकता केवल यही है कि आप इसका जो मैंने इन शिलालेखों को तैयार किया, काफ़ी बहुत ही अध्ययन कर व्यवस्थित रूप से इनको तैयार किया है और उम्मीद करता हूँ घबराए ना। जब भी हम तैयारी प्रारंभ करते हैं तो हमें यह लगता है कि हमें कुछ भी नहीं आता, किंतु जब हमारे मन में ये भावना आती है कि हमें कुछ भी नहीं आता तो हम सही दिशा में जा रहे होते हैं। बस आप जो साथी कॉलेज की
तैयारी कर रहे हैं आने वाली सब इंस्पेक्टर की भर्ती, आरएस की भर्ती परीक्षा और जो स्कूल व्याख्याता की भर्ती जो कि आगामी बजट में जिसकी घोषणा की जाने की पूरी संभावना है साथियों। देखो साथियों, आवश्यकता यह होती है कि जिस भी व्यक्ति को जीवन में सफल होना होता है वह समय को व्यर्थ नहीं करता है, समय का पूरा उपयोग करता है। वही लोग जीवन में कुछ कर गुजरते हैं जो समय का सही उपयोग करते हैं। तो आप ऊर्जावान रहे, पॉजिटिव रहे और समय का सदुपयोग करें। निसंदेह आपको किसी की बड़ी बातों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है जो आपको दुनिया से अलग कर देगी, सिर्फ आपकी मेहनत और घंटों में किया गया कार्य। कुछ लोग बोलते हैं घंटों कोई महत्व नहीं होता, किंतु घंटों का महत्व होता है, बशर्ते आप उसका सही प्रयोग करें। इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि आने वाले 2 वीडियो में इस प्रशस्ति को, उसके बाद सिक्कों, राजस्थान के सिक्कों को और राजस्थान के महत्वपूर्ण तथ्यों को अपने कवर करेंगे, जिससे कि आपको आसानी से सब चीज़ें समझ में आ सके। वैसे मैं जो ये मेरे नोट्स से बनाता हूँ, मैं उसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल हिस्ट्री बाय धीरज शर्मा में मैं PDF बनाकर डालता रहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।